मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 8। इसके अंदर जो है हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एक पर्टिकुलर सेल है वो एक स्ट्रॉन्ग करंट हमें नहीं दे सकता, तो हमें बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करना पड़ता है। और इस जो अरेंजमेंट है इसको हम बैटरी बोलते हैं। और सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो है हम इंडिविजुअली सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर हम जो है सेल्स को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। और अब हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ दो सेल्स का इस्तेमाल किया है। इसका जो फर्स्ट सेल है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें जो दो एंड्स हैं उसमें हमें डिफरेंट पोलैरिटी मिलती है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। और इसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से कनेक्ट कर देते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो फर्स्ट सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल r1 है और जो सेकेंड सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है वो स्मॉल r2 है। अगर सपोज हमारे एक्सटर्नल सर्किट के अंदर अगर हमारे पास में करंट जो है वो कैपिटल I फ्लो हो रही है, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा V = IR के बराबर होगा। अभी हमें निकालना है कि पोटेंशियल, अभी हमारे पास जो दो एंड्स हैं A और B, इसके बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों सेल्स के टर्मिनल वोल्टेज के सम के बराबर होगा। यानी कि जो A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फर्स्ट सेल के टर्मिनल वोल्टेज और सेकेंड सेल के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। और हम जो टर्मिनल वोल्टेज का एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, तो ये बराबर होगा E1 - I R1 एंड V2 बराबर होगा E2 - I R2। अब हम क्या कर रहे हैं कि V की जगह IR पुट कर रहे हैं, तो IR हो गया। उसके बाद में हमने जितने भी करंट के एक्सप्रेशन हैं, जितना भी हमारा करंट का एक्सप्रेशन है उसको हम एक तरफ ट्रांसपोजिशन से लेकर जाएंगे। तो उसके बाद हमने अगर सपोज I को कॉमन ले लिया तो ये कैपिटल R स्मॉल r1 स्मॉल r2 दिस इज इक्वल टू E1 + E2। अब हम ये जो है दिस इज R1 + R2 जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से। तो I हो जाएगा R + स्मॉल r इक्विवेलेंट और E1 + E2 को हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट। तो जो हमारा करंट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, E इक्विवेलेंट अपॉन R + R इक्विवेलेंट। और इस एक्सप्रेशन से हमें E इक्विवेलेंट मिलता है E1 + E2, यानी कि इक्विवेलेंट जो EMF है वो दोनों सेल के EMF के सम के बराबर होता है। इसी तरीके से R इक्विवेलेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, R1 + R2, यानी कि ये दोनों सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस के सम के बराबर होता है। अभी हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए दो सेल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर सपोज जो है हम इस एक्सप्रेशन को अगर जनरलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने n सेल्स कंसिडर करे हैं और उनको हमने सीरीज़ में कंबाइन कर दिया है ताकि हम एक जनरल रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। सो हमारा जो इसका सेकेंड पार्ट है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स इन सीरीज़ देख रहे हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जितने भी सेल्स हमने कनेक्ट करे हैं, जैसे हमने ये फर्स्ट सेल लिया, इसका EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस, फिर इसका सेकंड वाले सेल का EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस, ये कंटिन्यू रहेगा कब तक, ये हमारा जो है लास्ट सेल है इसका EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस। और उसके बाद हमने क्या किया, इन सबको एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया और जो करंट की वैल्यू है वो I है। तो यहाँ पर जितने भी सेल्स हमने n सेल्स अगर सीरीज़ में कनेक्ट करें हैं तो सबका EMF और सबका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो बराबर है। और हर सेल का EMF को हमने सपोज किया दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल E और इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो स्मॉल r के बराबर है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने कैपिटल R दिया है। तो जो टोटल EMF होगा बैटरी का, जो टोटल EMF होगा दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल n इंटू E। इसी तरीके से जो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस होगा दैट इज़ इक्वल टू NR। तो हम टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट निकाल सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट भी है और ये इन सबका इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसलिए तो टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट वो किसके बराबर होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल n R। तो हम ओम्स लॉ से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, करंट की वैल्यू होती है EMF अपॉन टोटल
रेसिस्टेंस। अभी हमने देखा कि अगर हमने n सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तो टोटल EMF कितना आ रहा है, n E, एंड टोटल रेसिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, R प्लस NR। इसके बाद हम दो केसेस कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस हमने क्या कंसिडर किया है कि अगर जो है इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है बहुत कम होती है तो इसको हम, इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो है हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट इज़ NE अपॉन R, यानी कि जो हमारी करंट की वैल्यू होगी वो एक सेल से निकलने वाली करंट का n टाइम्स है। यानी कि अगर आपने 10 सेल कनेक्ट करें तो जो हमारी करंट की वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सेकंड केस कंसिडर करते हैं, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, उस कंडीशन में I की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज़ NE अपॉन NR के बराबर होगा। N से N कैंसिल आउट हो गया तो E अपॉन R, यानी कि उस कंडीशन में अगर हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत कम होता है तो जो करंट की वैल्यू है वो सिर्फ एक सेल से प्रोड्यूस होने वाली करंट के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अभी हमारा जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर हमने देख लिया कि सेल्स को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। तो अभी हमारा जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हमें समझने के लिए हम वापस जिस तरीके से हमने रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा था उसी तरीके से हम पैरेलल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को भी देख सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द वन पॉइंट। यहाँ पर भी हम अपनी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ दो सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो फर्स्ट सेल है इसका EMF E1 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। सेकेंड सेल का जो EMF है वो E2 है और इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो R2 है। हमने देखा कि इनके दोनों पॉइंट्स को हमने एक पॉइंट पे पॉजिटिव टर्मिनल को, एक पॉइंट ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गया। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल्स को जो है उसको दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। इस पॉइंट को हम A बोल रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, B बोल रहे हैं। और इसको हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वो कैपिटल R से डिनोट किया है। और जो हमारे सर्किट के अंदर जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो I के बराबर है। इस सेल से निकलने वाली जो करंट है वो हमारी क्या है, I1, और इस सेल से निकलने वाली करंट क्या है, I2 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V = IR के बराबर होगा। अभी हम जो है कि इंडिविजुअल जो है करंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द रिलेशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF। जैसा कि हम जानते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है V जो है वो किसके बराबर होगा, और दोनों कंडीशन में इन दोनों का टर्मिनल वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। तो V बराबर हो जाएगा E1 माइनस I1 R1। इससे हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 किसके बराबर हो जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली दूसरे सेल के लिए जब हम टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं तो वो भी सेम रहेगा, V के बराबर होगा, एंड दिस इज E2 माइनस I2 R2। इससे हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज E2 माइनस V अपॉन R2। और हमने अभी जस्ट फिगर में देखा, जो हमारी टोटल करंट I है वो किसके बराबर है, सम ऑफ द टू करंट्स I1 प्लस I2। अब I1 I2 की वैल्यू जो है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेने वाले हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2 इससे मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1, एंड दिस इज I। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2, और जो EMF के एक्सप्रेशन है उनको अगर हम पास में लिखते हैं तो E1 R2 प्लस E2 R1, और हमने इसमें से V कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन से इसको हम इधर बेचने वाले हैं। तो V R1 प्लस R2 इक्वल टू E
R2 E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2। नाउ इसको हम डिवाइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब जो ये वाला एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा किस तरीके से, दिस इज इक्वल टू इक्वलेंट EMF, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इक्वलेंट रेसिस्टेंस। तो जो अगर हम सीरीज़ के अंदर अगर हम पैरेलल के अंदर जो है सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है उसका एक्सप्रेशन आएगा V इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट। एंड सिमिलरली हम जो है इसका जो है हम क्या कर सकते हैं, R इक्वलेंट और V इक्वलेंट का एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है इसलिए हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। सो बेसिकली अभी हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था V इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो किसके बराबर होता है, इक्वलेंट EMF माइनस I R इक्वलेंट। एंड इसके अकॉर्डिंग जो हमारा R इक्वलेंट है दिस इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसको हम चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक्सप्रेशन जो है इसी तरीके से आएगा। इसी तरीके से अगर हम इक्वलेंट EMF लिखते हैं दोनों सेल का तो हमारे पास एक्सप्रेशन था E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसको भी हम चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 प्लस R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जब हमें इस एक्सप्रेशन को हमने इस एक्सप्रेशन में इस तरीके से कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि अगर सपोज़ हमें एन सेल्स के बारे में अगर हमें लिखना है, एन सेल्स को अगर हम सेम EMF के एन सेल्स हैं और उनका सेम इंटरनल रेसिस्टेंस होता है और अगर हम उसको पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा जो इक्वलेंट EMF होगा दैट इज़ इक्वल टू NE अपॉन R अपॉन N अपॉन R, और इसमें N अपॉन R कैंसिल हो जाएगा दैट इज़ इक्वल टू E। यानी कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं और हमारे जितने भी सेल्स हैं उसका EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस सेम होता है तो जो इक्वलेंट EMF होगा वो एक सेल के EMF के बराबर होगा। इसी तरीके से हम R इक्वलेंट निकालते हैं तो वो किसके बराबर होगा, R अपॉन N के बराबर होगा। क्योंकि हमारे पास जो है टाइम और स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए इसके अंदर सिर्फ मैंने जो है एक शॉर्टकट में आपको एक्सप्रेशन बताया है। आप अपने PDF नोट्स में जो है इसको इस तरीके से पूरा डिटेल में जो है इसका एक्सप्रेशन जो है वो देख सकते हो। अभी हमें क्या करना है कि टोटल करंट निकालनी है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जो टोटल करंट होती है वो EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस के बराबर होती है, टोटल रेसिस्टेंस के बराबर होगी, दिस इज टोटल रेसिस्टेंस। तो EMF हमारा क्या हो गया, E इक्वलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्वलेंट, एंड इसको हम लिख सकते हैं E अपॉन R प्लस R अपॉन M। अब हमें क्या करना है कि मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम करंट हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारा ये एक्सप्रेशन जो है वो ज़ीरो हो जाए, या ज़ीरो नहीं सॉरी थोड़ा सा मिनिमम हो जाए। ये तभी पॉसिबल है या तो R की वैल्यू ज़ीरो हो या स्मॉल r की वैल्यू ज़ीरो हो। अगर हमने फर्स्ट केस में कैपिटल R की वैल्यू को अगर ज़ीरो लिया तो जो I की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, NE अपॉन R के बराबर होगी। सिमिलरली अगर हम R को स्मॉल r को ज़ीरो लेते हैं दूसरे केस में तो उस कंडीशन में जो हमारी मैक्सिमम करंट है वो किसके बराबर होगी, E अपॉन R के बराबर होगी। तो इसके साथ ही हमारा जो पैरेलल एंड सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का जो डिस्कशन है वो ख़त्म होता है। एंड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्कस करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।